श्री जयंत चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर रखा अपनी बात रखने। जो बजट पेश हुआ उस पर जो मैंने चर्चाएं इस हाउस में और जो मेरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कही उसको सुना है। मुख्य रूप से माननीय सांसद श्री मनोहर जोशी जी ने जो बात रखी, काफ़ी विस्तार से और आंकड़े देकर देश में किसान की हालत पर उन्होंने रोशनी डाली, प्रकाश डाला। अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन के आंकड़े उन्होंने हाउस में रखे। मैं याद दिलाना चाहूँगा सभी मेंबरों को कि उसी कमीशन में किसान की आर्थिक स्थिति, किसान परिवार के आर्थिक स्थिति पर जो प्रकाश डाला गया, उन्होंने बताया कि औसत रूप से मासिक आमदनी छोटे वर्ग के किसान परिवार की मात्र 1578 रुपये, और जिसे हम कहते हैं कि बड़ा किसान, उसकी 8321 रुपये। ये दर्शाता है क्या गरीबी, क्या लाचारी और क्या उनकी पीड़ा। तो इसलिए सवाल मेरे मन में उठता है और बहुत लोगों के मन में उठ रहा है कि जो बजट पेश किया गया है उसने उन लोगों के लिए, उन नौजवान किसानों के लिए जो देश की सीमाओं पे, देश की अखंडता पे कोई आस ना आ पाए, अपनी कुर्बानी देते हैं जान की, और जीवन भर और ख़ास तौर से अपनी पूरी जवानी खेतों में देते हैं, खलिहानों में देते हैं कि ताकि इस देश और पूरे दुनिया का वो पेट भर सके। उन नौजवान किसानों के लिए इस बजट में क्या है? मैं सबसे पहले विरोध जाहिर करूंगा और विनती करता हूं सभी सांसदों से, सरकार से और जो मीडिया के बंधु बैठे हैं, इस बजट के बाद जो विश्लेषण हुआ उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, आम आदमी। और जब आम आदमी शब्द का इस्तेमाल हम सुनते हैं तो उससे हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब सरकार से जुड़ा व्यक्ति कोई आम आदमी कहता है तो वो क्या कह रहा है? यानी हम इस बात को भी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि एक आम आदमी, एक खास आदमी। हम ये कह रहे हैं कि देश में एक साधारण वर्ग है, एवरेज है, आम है। क्या देश का, गांव का गरीब किसी भी पैमाने पर आप उसको देखें हमसे कम है? तो आम ना कह के गरीब, पिछड़ रहे उन लोगों की हम बात करें तो उचित रहे। जहां तक बजट की बात है, मैं उस विषय पे ये कहूँगा कि आलोचना ट्रेजरी के बेंच के लोगों ने अगर ये कहा कि बजट बहुत बेहतरीन है, तो इस तरफ के लोग जो बैठे हैं विपक्ष में, उन्होंने इसकी आलोचना करी। मैं आलोचना ना करके कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा जिन पे अगर वित्त मंत्री ध्यान दें और सरकार ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से किसान और कृषि के सामने जो समस्या है, कैसे किसान परिवार की आमदनी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके जीवन के स्तर में हम उछाल ला सकते हैं। कृषि अनुसंधान पे किसान की सरकार को ज़्यादा खर्च करना होगा, नए नए आविष्कार हों, कम लागत पर, कम पानी के प्रयोग से, जैविक खेती, परंपरागत खेती और नए नए बीज, इनके इस्तेमाल से कैसे किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है, उस दिशा में इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिया गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कोई सौंप नहीं है। ड्यूटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से और एक ऐसा वातावरण बनाने में हम हमेशा विफल रहे हैं कि उस क्षेत्र में कोई निवेश कर सके। यही मुख्य समस्या है कि जो दाम शहर में ग्राहक दे रहा है किसी चीज़ के लिए, उसका मात्र 20% किसान को मिलता है। तो उससे जुड़ रहे जितनी कड़ियां हैं, जब तक उसमें भागीदारी किसान की नहीं बन पाएगी तो उसके आर्थिक स्तर में, जीवन के स्तर में उछाल असंभव है। कुछ वर्ष पहले से ही चर्चा शुरू हुई थी कि हम एक मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे कि गरीब किसान को, छोटे मध्यम वर्ग किसान को, जो मार्केट के रिस्क को उठा रहा है और जलवायु के परिवर्तन के जोखिम को भी उठा रहा है, पर्यावरण के जोखिम को उठा रहा है कि फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं सूखा कहीं बाढ़, उसको अपने उस फसल के दाम में, चूंकि आज मार्केट में दाम कौन तय कर रहा है? कुछ हद तक सरकार कर रही है और बहुत बड़े हद तक कुछ मार्केट प्लेयर, बिचौलिए, ब्लैक मार्केटियर, होर्डर दाम सेट करते हैं।
तो उस फसल के दाम में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए एक मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड की आवश्यकता है। सरकार उसे जल्द गंभीरता से ले तो अच्छा है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य पे हम घरेलू उत्पाद का 1% से कम खर्च करते आए। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अगर आप देखें, बजट में प्राथमिक शिक्षा पे जो ध्यान देना चाहिए था, सर्व शिक्षा अभियान की कोई चर्चा नहीं हुई। 3.5% घरेलू उत्पाद से हम उससे कम खर्च करते हैं। तो यही हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। हम कैसे देश को तैयार कर रहे हैं भविष्य के। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, चुनाव के वक्त इस मुद्दे को हमने उठाया था, वो है काला धन। अब देश की सीमाओं के बाहर जो कुछ अनुमान कहते हैं कि 1450 बिलियन डॉलर्स स्विट्जरलैंड के खातों में जमा है, वो भारत के नाम का पैसा है। उस पर हमने हमेशा चुप्पी साधी। G20 की मीट में जर्मनी और फ्रांस ने जहां पहल की तो हम भारत सरकार उसमें शांत रही। और उसके साथ साथ दूसरा पहलू जो जुड़ा हुआ है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी का साइज है कई गुना ज़्यादा है। हम अपनी छाती पीट के कह रहे थे, दावा कर रहे थे खुशी से कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ गया, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी का साइज कुछ अनुमान कहते हैं कि 24 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 1997 में चिदम्बरम साहब ने VDS स्कीम एक योजना वो लाए थे, बहुत आलोचना लोगों ने उसकी भी करी थी, लेकिन फैक्ट्स को देखिए, 33,000 करोड़ उस ज़माने में रेज हो गया था। आज रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और बहुत बड़े पैमाने पे अगर आप बजट को देखेंगे, गवर्नमेंट बोरोइंग के साथ साथ हम किस पे निर्भर हैं? हम स्पेक्ट्रम बेचेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तो अर्थव्यवस्था पे आधारित है। थोड़ी सी भी कमी रह गई और नैया डूब जाएगी। तो इसलिए मैं अपने ओर से सुझाव दूंगा कि पुनः इस पर विचार करना चाहिए, उस तरह की एक और स्कीम अगर हम लाएंगे, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। बहुत लोगों ने पैसा बनाया, उसको अगर हम नहीं लाएंगे राष्ट्र के उपयोग में, वो पैसा नहीं आ रहा है। तो उस पर गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है और सदन में मैंने अपनी वो बात रखी। मैं साथ ही एक और बात जिस पर चर्चा करना चाहूँगा, वो है आज ऊर्जा को लेकर हम चिंतित हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चिंतित हैं। फारूक जी अभी है नहीं मौजूद, लेकिन उस दिन सवाल का जवाब नहीं हो पाया था कि इस बजट में सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल्स को सस्ता बनाने के लिए, ताकि ग्राहक को एक्सेस मिल सके, हमने इस बजट में कुछ नहीं किया। एक्साइज ड्यूटी की कटौती हो सकती थी, कस्टम्स ड्यूटी की कटौती हो सकती थी, और साथ ही अगर आप देखें 1931 से 1931 से ब्राज़ील में एथेनॉल की मिक्सिंग चालू, 1931 से। हमारे यहाँ उसके लिए कोई नीति नहीं है। एक टेनिस बॉल की तरह भारत की सरकार, भारत के ग्राहक, भारत के किसान पेट्रोल लॉबी और शुगर लॉबी के बीच में कूद रहे हैं। तो ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए। एथेनॉल की कम से कम 10% आप मिक्सिंग करोगे तो उसका लाभ ग्राहक को भी होगा, किसान को भी होगा। लेकिन कहाँ है? लागू नहीं हो पा रही, हो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्रॉस टॉक उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है स्ट्रक्चर्ड, और कोई शुगर इंडस्ट्री का कोई उसको बेचने को तैयार नहीं। पुराने सीनियर आदमी मैं बात न करें। एक और विषय कहूंगा कि जहां क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव करने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है, कृपया समाप्त करें। आखिरी बात है, आखिरी दो बात। 1990 में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 60% था रूरल एरियाज में, और वो घट के 2004-05 में 49% रह गया। तो क्रेडिट फ्लो को हम एक्सपेंड करने की बात करते हैं, लेकिन 2008 के क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सामने एक मानक रखा था कि आप 18% एग्रीकल्चर को दें, 10% वीकर सोसाइटी के सेक्शंस को दें, उसको, उस लक्ष्य को कोई बैंक पूरा शायद नहीं कर पाया होगा। उनको दंडित करने के बजाय उन्होंने एक प्रावधान कर दिया कि चलिए आप पूरा नहीं कर सकते तो हमें एक फंड बना रखा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आप उसमें जमा कर दीजिए। तो ये एक तरह से हमने उनको एक रूट दे दिया है। मैं तो कहूँगा कि हमें चाहिए बैंक, डायरेक्ट बैंक ब्रांचेस जितने रूरल एरियाज में खुले तो अच्छा है, और जितना सीधा संबंध और संपर्क देश के गरीबों से, मजदूर, किसान से, जिसको ऋण चाहिए उनसे बैंकों का होगा, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमें प्रोत्साहन देना है कि बैंक सीधा कर्ज किसान को दे सके।
तो जहाँ तक एक्सपेंडिंग क्रेडिट फ्लो की बात है, उस पर मेरे ये विचार हैं। मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि चाइल्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी नेसेंट स्टेज पे है, और उसके माध्यम से जो बजट में जानकारी आई उस पर कई सांसदों ने चर्चा भी करी। 40% देश की आबादी है वो बच्चों की संख्या में जोड़ी जाती है, और उनके लिए बजट में 5% तक खर्च किया गया। तो ये विषय बहुत गंभीर है। मैं कहूँगा कि 40% के लिए 5% खर्च कर रहे हैं, और साथ ही हम चाहेंगे कि नौजवानों के लिए भी इसी तरह का एक आंकड़ा अगर बजट में आने वाले बजटों में पेश किया जाए तो हम उस पर भी हम चर्चा कर पाएंगे सदन में। उससे एक दबाव बनेगा सरकार पे, और स्पष्टीकरण होगा जनता के सामने, जनता की अदालत में कि कितना खर्च हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।